देखेंगे कि रिग क्या है, रिग की इंपॉर्टेंस क्या है और एनिमेशन शुरू करने से पहले रिगिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है। ऐसा नहीं है कि रिगिंग के बिना आप एनिमेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस में गन वाली वीडियो से पहले मैंने कभी रिगिंग की ही नहीं थी, लेकिन जब से रिगिंग करना शुरू किया तब से जबरा फैन हो गया। इस लेसन के एंड में मैं आपके साथ वो टूल्स भी शेयर करूंगा जो रिगिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। याद है फर्स्ट मॉड्यूल में जब हम 3D एनिमेशन पाइपलाइन की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको रिगिंग का छोटा सा ओवरव्यू दिया था। मुद्दे की बात यह है कि उस टाइम मैंने रिग की जो डेफिनेशन आपको बताई थी, वही डेफिनेशन प्रोफाउंडली आज भी स्टैंड करती है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्रोफेसर रिग क्या है, तो मेरा आंसर आपके लिए हमेशा एक ही है। कठपुतलियों को नचाने के लिए जो कंट्रोल्स ऐड किए जाते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल द रिग। अगर 3D की लैंग्वेज में समझाऊं तो डिफरेंस बस इतना सा है कि हमारे 3D व्यू पोर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हों, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल्स ऐड करना, स्पेसिफिकली एनिमेशन के पर्पज से। इस प्रोसेस को ही तो रिगिंग बोल दिया जाता है। जैसे अभी हमारे 3D व्यू पोर्ट में एक लाइट है, एक कैमरा है और एक क्यूब है, तो एनिमेशन करने के लिए मैं लाइट पे भी कंट्रोलर लगा सकता हूँ, कैमरे पे भी कंट्रोलर लगा सकता हूँ और क्यूब पे भी कंट्रोलर लगा सकता हूँ। तो लाइट के कंट्रोलर को लाइट रिग बोल दिया जाएगा, कैमरे के कंट्रोलर को कैमरा रिग बोल दिया जाएगा और क्यूब के कंट्रोलर को क्यूब रिग बोल दिया जाएगा। प्रोफेसर आपने बताया कि हमें एनिमेशन करने के लिए रिगिंग करनी पड़ती है, तो क्या हम सिर्फ रोटेशन, लोकेशन, स्केल चेंज करके रिगिंग नहीं कर सकते? वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दूंगा। मैं एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर लेता हूं जिसमें दो कलेक्शंस हैं, एक ह्यूमन और एक मंकी। ये ब्लेंड फाइल आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले मंकी को टर्न ऑन कर लेता हूं और ह्यूमन को टर्न ऑफ कर देता हूं। फिर टाइमलाइन को नीचे से खींच के बड़ा कर दूंगा। अब अगर मुझे ऐसा एनिमेशन करना हो कि फर्स्ट फ्रेम पे ये मंकी मुझे ग्राउंड पे ही दिखे और 150th फ्रेम पे ये मंकी मुझे 2 यूनिट्स ऊपर दिखे, तो अभी तो मंकी ग्राउंड पे ही है, इसलिए मैं आई दबा के लोकेशन पे क्लिक करके की फ्रेम कर दूंगा। फिर टाइमलाइन में से 150th फ्रेम पे चला जाऊंगा। 3D व्यू पोर्ट में ZZ2 दबाऊंगा तो मंकी 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। फिर आई दबा के दोबारा लोकेशन को की फ्रेम कर दूंगा। अब अगर स्पेस बार दबाऊंगा तो मुझे एनिमेशन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये मैंने लोकेशन का एनिमेशन किया, ऐसे ही मैं स्केल का एनिमेशन भी कर सकता हूं और रोटेशन का एनिमेशन भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे ऐसे एनिमेशंस करने हो कि इस मंकी की सिर्फ नाक लंबी हो जाए या इस मंकी के सिर्फ कान ऊपर नीचे हिलें या मंकी पीछे मुड़ के देखे, तो ऐसे केस में लोकेशन, रोटेशन, स्केल से एनिमेशन करना पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि नाक लंबी करने के लिए अगर आप एस और वाई दबा के स्केलिंग करते भी हो तो पूरा मंकी स्केल हो रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसकी नाक लंबी करनी है। सिमिलरली अगर आप आर जेड दबा के इस मंकी को रोटेट करते भी हो तो पूरा मंकी रोटेट हो रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका फेस पीछे रोटेट करना था, नेक तो आगे ही रहेगी। वेट वेट प्रोफेसर, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं मंकी को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा, इसके नाक वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट करके GY दबा के आगे मूव कर दूंगा और आई दबा के की फ्रेमिंग कर दूंगा। ओ तेरी, आई दबाने से की फ्रेम का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। क्या हुआ, फंस गए जनाब? अरे मालिक, एडिट मोड में आई दबाने से इंसेट का ऑप्शन आता है, की फ्रेमिंग का नहीं। एनीवेज, ऐसे ही केस में जब आप लोकेशन, रोटेशन, स्केल या किसी और सिंपल तरीके से एनिमेशन ना कर सको, रिगिंग की याद आने लगती है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो रिगिंग और कुछ नहीं बल्कि एक परफेक्ट तरीके से एनिमेशन करने की तैयारी है। इस बात में कोई दौराई नहीं है कि रिगिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने 3D ऑब्जेक्ट्स पे अच्छे से एनिमेशन करने के लिए कंट्रोल्स लगाते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि टोटल 5 टूल्स ऐसे हैं जो हमें रिगिंग करने में हेल्प करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पांचों के पांचों टूल्स किसी पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट की रिगिंग करते वक्त एक साथ यूज हों। ये अलग अलग भी यूज हो सकते हैं और एक साथ भी यूज हो सकते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने इन टूल्स के बेसिक्स भी समझ लिए ना, तो रिगिंग आपकी ऑटोमेटिकली डन हो जाएगी। दोस 5 टूल्स आर आर्मेचर, कंस्ट्रेंट्स, मॉडिफायर, शेप कीज, ड्राइवर्स। ऑब्वियसली हम इनको एक एक करके इनके रिस्पेक्टिव डेडिकेटेड लेसन्स में तो समझेंगे ही, लेकिन ये टूल्स रिगिंग के प्रोसेस में हमारी इतनी मदद करने वाले हैं तो दो दो शब्द इनकी तारीफ में बनते हैं। सबसे पहला टूल है आर्मेचर। फिलहाल के लिए मंकी को हाइड कर देता हूं और ऐड में जाके आर्मेचर को ऐड कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो और कुछ नहीं, आपने बस एक बोन यानी कि हड्डी ऐड कर ली है। ब्लेंडर में बोन बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है,
इसको आप रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, टैब दबा के एडिट मोड में जा सकते हो, वगैरह वगैरह। अगर मैं इस बोन को GX दबा के लेफ्ट साइड मूव कर दूं और शिफ्ट दबाऊं तो मेरे पास एक दूसरी बोन ऐड हो जाएगी। इन शॉर्ट, बोन और आर्मेचर में यही डिफरेंस है। अभी मैं एडिट मोड में हूं तो मेरे पास एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूं तो मेरे पास ये पूरा का पूरा आर्मेचर है। इन बोन्स को रिगिंग में कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा टूल है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिबंध या रोकथाम। तो जो हिंदी में मीनिंग है वही सेम मतलब ब्लेंडर में भी है। कंस्ट्रेंट की हेल्प से आप किसी 3D ऑब्जेक्ट पे बाउंडेशंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं बोन्स को डिलीट करके क्यूब ऐड कर दूं, फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज में जाके लिमिट लोकेशन वाला कंस्ट्रेंट लगा दूं, उसके बाद मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स की वैल्यूज को टर्न ऑन कर दूं, मैक्सिमम एक्स की वैल्यूज को टर्न ऑन कर दूं, फिर 3D व्यू पोर्ट में G दबा के इस क्यूब को मूव करने की कोशिश करूं तो ये क्यूब एक्स एक्सिस पे मूव होगा ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स ऐड करके ब्लेंडर को हमने ये बोल दिया कि इस क्यूब की लोकेशन एक्स एक्सिस पे बंद कर दो। और वहीं अगर मैं मिनिमम एक्स की वैल्यू को -5 और मैक्सिमम एक्स की वैल्यू को 5 कर दूं तो अब ये क्यूब एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट माइनस और 5 यूनिट प्लस जा सकता है। इन कॉन्स्टेंट्स को रिगिंग में कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। तीसरा टूल है मॉडिफायर। सपोज करो मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको ऐसा एनिमेशन करना है जिसमें स्टेयर्स बनती हुई दिखाई दें। उसके लिए आप सबसे पहले तो लोकेशन कंस्ट्रेंट को हटा दोगे, फिर इस क्यूब को स्टेयर का शेप देने के लिए टैब दबा के एडिट मोड में जाओगे, SZ.25, फिर SY.5 और फिर SX3 करके स्केलिंग करके ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाओगे। फिर मॉडिफायर्स पैनल में जाके एरे मॉडिफायर ऐड कर दोगे, x की वैल्यू को 0 और YZ की वैल्यू को 1 1 कर दोगे। और लास्ट में काउंट को 10 कर दोगे। यहां हमारी सीढ़ियां तो बन गई। अब इनका एनिमेशन करने के लिए टाइमलाइन पे फर्स्ट फ्रेम पे जाओगे, काउंट को 1 कर दोगे और साइड में ये जो डॉट है इस पे क्लिक कर दोगे तो की फ्रेम लग जाएगा। फिर 200th फ्रेम पे जाओगे, काउंट को 10 कर दोगे और डॉट पे क्लिक कर दोगे तो वंस अगेन की फ्रेम लग जाएगा। फिर स्पेस बार से एनिमेशन प्ले करोगे तो कुछ इस प्रकार आपने स्टेयर्स का बनने का एनिमेशन डन कर दिया। इन मॉडिफायर्स को रिगिंग में कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। चौथा टूल है शेप की। स्टेयर्स को डिलीट करके मैं ऐड मेन्यू में जाके मंकी ऐड कर लेता हूं। Ctrl 2 दबाऊंगा तो लेवल 2 का सब डी मॉडिफायर लग जाएगा और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूंगा। शेप कीज वाला ऑप्शन आपको हमेशा ही उल्टे ट्राइंगल में मिलेगा। अगर आप एक बार प्लस पे क्लिक करोगे तो बेसिस ऐड होगी। बेसिस यानी इस की के अंदर मंकी का ओरिजिनल शेप स्टोर होगा। एक और बार प्लस पे क्लिक करोगे तो शेप की ऐड होगी। इस की के अंदर मंकी का वो शेप स्टोर होगा जो आप चेंजेस करोगे। तो अब अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाके बंदर के नाक की सामने वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट करके GY दबा के आगे मूव कर दूं और फिर ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊं तो ये जो वैल्यू है यहां पे मेरी शेप की ऐड हो गई। अब मैं यहां वैल्यू में बदलाव करके वो शेप पा सकता हूं जो मैंने जस्ट अभी एडिट मोड में जाके चेंज किया था। गुड न्यूज ये है कि इस वैल्यू को मैं की फ्रेम भी कर सकता हूं। टाइमलाइन में फर्स्ट फ्रेम पे जाके वैल्यू को 0 करके इस डॉट पे क्लिक किया तो की फ्रेम लगा दिया। फिर 170th फ्रेम पे जाके वैल्यू को क्लिक एंड ड्रैग करके 1 करके डॉट पे क्लिक किया तो यहां भी की फ्रेम लगा सकता हूं। अब अगर एनिमेशन प्ले करूंगा तो बंदर की नाक का एनिमेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो असल में नाक लंबी करने का एनिमेशन शेप की से होगा, ना कि इसको एस दबा के वाई एक्सेस पे स्केल करने से। इन शेप कीज को रिगिंग में कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। पांचवा टूल है ड्राइवर।
फिलहाल मैं मंकी को डिलीट करके एक टोरस ऐड कर लेता हूं और एक क्यूब ऐड कर लेता हूं। ब्लेंडर में ड्राइवर्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी एक 3D ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्राइव करे। जैसे अभी मैं क्यूब को सेलेक्ट करके एन पैनल ओपन करके एक्स रोटेशन की वैल्यू पर राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर पे क्लिक कर दूंगा और टोरस पे जाके जेड लोकेशन की वैल्यू पे राइट क्लिक करके पेस्ट ड्राइवर कर दूंगा। अब अगर मैं क्यूब को सेलेक्ट करके आर एक्स दबा के एक्स एक्सिस पे रोटेट करूंगा तो टोरस जेड एक्सिस पे मूव होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ट अभी हमने क्यूब के रोटेशन की एक्स वैल्यू को ड्राइवर बनाया तो सही, और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो रोटेशन की एक्स वैल्यू टोरस की लोकेशन की जेड वैल्यू को ड्राइव कर रही है। इन ड्राइवर्स को रिगिंग में कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि रिग और कुछ नहीं बल्कि 3D ऑब्जेक्ट्स के कंट्रोलर को ही बोला जाता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि जो एनिमेशंस आप लोकेशन रोटेशन स्केल से नहीं कर सकते वो आप रिगिंग की हेल्प से कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि आर्मेचर्स, कंस्ट्रेंट्स, मॉडिफायर, शेप की और ड्राइवर रिगिंग के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और उनकी तारीफ में हमने दो शब्द भी सुने। अगले लेसन में हम बोन्स को डेप्थ में समझेंगे। बोन्स के पार्ट्स क्या हैं, बोन्स के एडवांटेजेस क्या हैं, बोन्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बोन्स का यूज अभी तक क्यों नहीं हुआ, रिगिंग के टाइम पे ही बोन्स की बात क्यों चल रही है और अनेकों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द सेकंड लेसन ऑफ मॉड्यूल 5। पिछले लेसन में मैंने आपको रिगिंग के बेसिक्स के बारे में बताया। रिगिंग के टूल्स डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बताया कि बोन और आर्मेचर में डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रेंट से क्यूब की लोकेशन ब्लॉक कैसे करनी है, मॉडिफायर से स्टेयर्स का एनिमेशन कैसे करना है, शेप की से बंदर की नाक लंबी कैसे करनी है और ड्राइवर्स की रिगिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंस क्या है। ये लेसन पूरा का पूरा हम बोन्स के लिए डेडिकेट कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ब्लेंडर में एग्जैक्टली बोन्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है और मोस्ट इंपोर्टेंटली पोज मोड किस चिड़िया का नाम है। फिर मैं आपको बोन का रियल लाइफ यूज करके दिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से आप मंकी को रिग कर सकते हो। फिर रिगिंग को रेक्टिफाई करने के लिए वेट पेंटिंग का यूज कैसे करना है वो भी हम सीख लेंगे। बोन्स को समझने के लिए एक न्यू ब्लेंड फाइल में सबसे पहले तो मैंने ए दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया और ऐड में जाके आर्मेचर ऐड कर लिया। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर्मेचर में ऑब्जेक्ट मोड होता है और एडिट मोड होता है, लेकिन उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मेचर में पोज मोड भी होता है। आर्मेचर को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में जा सकते हो और कंट्रोल टैब दबा के पोज मोड में जा सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों का काम क्या है। ऑब्जेक्ट मोड में आप पूरे के पूरे आर्मेचर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस आर्मेचर के अंदर न्यू बोन्स ऐड करनी हो तो उसके लिए आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा। इस पहली वाली बोन को अगर मैं GX दबा के थोड़ा सा साइड कर दूं तो शिफ्ट दबा के एक न्यू बोन तो ऑब्वियसली ऐड कर ही सकता हूं। उसके अलावा मैं बोन की टेल को पकड़ के मूव कर सकता हूं, हेड को पकड़ के मूव कर सकता हूं और बॉडी को पकड़ के भी मूव कर सकता हूं। सबसे लास्ट में हमारे पास है पोज मोड, तो अपर लेफ्ट वाली मेन्यू में से मैं पोज मोड में चला जाऊंगा। एक बात नोटिस करना कि पोज मोड में आते ही अब हमारी सेलेक्टेड बोन की आउटलाइन लाइट ब्लू कलर की हो गई। पोज मोड हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी की सारी रिगिंग और पूरा का पूरा आर्मेचर एनिमेशन हम पोज मोड में ही करते हैं। जैसे फ्रंट ऑर्थो व्यू में रहते हुए इस साइड वाली बोन को अगर मैं आर दबा के रोटेट कर दूं तो इस प्रोसेस को ही बोन को पोज करना कहते हैं। इनफैक्ट आर्मेचर डेटा प्रॉपर्टीज में जाके अगर मैं रेस्ट पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो ये बोन रेस्ट पे आ गई, यानी कि वापस वैसी हो जाएगी जैसी थी। अगर अब मैं आर दबा के रोटेट करूं तो ब्लेंडर मुझे वार्निंग देगा कि भैया रेस्ट पोजीशन में ना हो पाई। और अगर मैं पोज पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो ये बोन वापस वो ही पोज ले लेगी जो हमने जस्ट अभी सेट किया था। इसके अलावा
जब आप प्रोडक्शन लेवल पे बोन्स की पोजिंग कर करके एनिमेशन कर रहे होते हो तो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें ये बोन डिफरेंट तरीके से देखनी पड़ती है। उसके लिए मैं व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाके इसके डिफरेंट शेप्स चूज कर सकता हूं। अभी जो शेप दिख रहा है वो है ऑक्टाहेड्रल। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिक और बी बोन शेप यूज होता है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में एनवेलप या वायर भी यूज करना पड़ सकता है। फिलहाल मैं इसे वापस ऑक्टाहेड्रल ही कर देता हूं। अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो एनिमेशन करते वक्त काफी ज्यादा यूज होगा वो है ये इनफ्रंट वाला ऑप्शन। वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाके अगर मैं क्यूब ऐड कर दूं तो अभी हमें बोन्स नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं बोन के पोज मोड में आके इनफ्रंट का ऑप्शन टर्न ऑन कर दूं तो बोन दिखने लग जाएगी। असल में इनफ्रंट का ऑप्शन टर्न ऑन करने से आपकी बोन्स हमेशा ही सामने दिखती रहती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बोन्स किसी 3D ऑब्जेक्ट के पीछे हैं या आगे हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये बोन की मेन बॉडी है, ये बोन का हेड है और ये बोन की टेल है। बोन्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब टाइम आ गया है कि हम बोन्स को रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझना शुरू कर दें। उसके लिए मैं कंट्रोल टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाके ए दबा के सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दूंगा। फिर एक मंकी ऐड करूंगा, कंट्रोल 2 दबा के सबडी मॉडिफायर लगाऊंगा, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूंगा। उसके बाद GZ दबा के इस मंकी को ऊपर एक्सेस पर रख दूंगा। उसके बाद सबसे पहले तो ऐड में जाके आर्मेचर ऐड कर लूंगा और आर्मेचर डेटा प्रॉपर्टीज में जाके इनफ्रंट को चालू कर दूंगा। यहां अगर मुझे इसके कानों का या इसकी गर्दन का एनिमेशन करना है तो ऑब्वियस ही बात है कि उन जगहों पे और बोन्स लगानी पड़ेंगी। तो मैं ऐड में जाके आर्मेचर में जाके और बोन्स ऐड कर लेता हूं। करेक्ट? नहीं, बस यहीं आपसे गलती होगी। ये जो दोबारा हमने आर्मेचर ऐड किया ये डिफरेंट आर्मेचर ऑब्जेक्ट है, भले ही आउटलाइनर पैनल में देख लो, लेकिन हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें डिफरेंट आर्मेचर ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि डिफरेंट बोन्स चाहिए, वो भी सेम आर्मेचर ऑब्जेक्ट के अंदर ही। तो मैं दूसरे वाले आर्मेचर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और पहले वाले को सेलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रख दूंगा मंकी रिग और टैब दबा के एडिट मोड में चला जाऊंगा। फिर राइट ऑर्थो व्यू में रहते हुए ही ए दबा के सेलेक्ट ऑल करके इसको लेफ्ट साइड नेक के पास मूव कर दूंगा। फिर फ्रंट ऑर्थो व्यू में इसकी टेल पकड़ के गिज्मो की हेल्प से नीचे ले आऊंगा। फिर EZ दबा के इस बोन को एक्सट्रूड करके टॉप तक ले जाऊंगा और राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके ग्रीन वाले गिज्मो से राइट साइड मूव कर दूंगा। अगर आप ध्यान से समझो तो इन बोन्स का मूवमेंट करके मैं जो अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि कैसे भी करके ये बोन्स मंकी का जो मैश है उसके ज्यादा से ज्यादा बीच में रहें। एनीवेज वापस फ्रंट ऑर्थो व्यू में आ जाऊंगा। ये नीचे वाली मैंने इसकी नेक की बोन बना ली और ऊपर वाली मैंने इसकी हेड की बोन बना ली। अब मुझे इसके लेफ्ट और राइट ईयर की बोन बनानी है, तो उसके लिए मैं सेंटर जॉइंट को पकड़ूंगा और ई दबा के राइट साइड एक्सट्रूड कर दूंगा और दोबारा जॉइंट को पकड़ूंगा और ई दबा के लेफ्ट साइड एक्सट्रूड कर दूंगा। आर वी डन? अ बिग नो, क्योंकि ये हुआ गधों वाला तरीका। स्मार्ट तरीका ये है कि एक बात बताओ, ये मंकी एक्स एक्सिस पे लेफ्ट और राइट साइड सिमेट्रिकल ही तो है, तो क्यों ना मैं यहां ऊपर एक्स मिररिंग का ऑप्शन टर्न ऑन कर लूं। फिर सबसे पहले मैंने इन दोनों ही बोन्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इस जॉइंट को सेलेक्ट करके अब मैं शिफ्ट ई दबा के एक्सट्रूड करूंगा। आई रिपीट, मिररिंग करने के लिए शिफ्ट ई दबा के एक्सट्रूड करूंगा। ऐसा करने से मेरे पास दोनों तरफ ही बोन्स आ गई। जैसे आप एजेस को सेलेक्ट करके सब डिवाइड कर सकते हो, वैसे ही बोन्स पे भी राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर सकते हो और नीचे वाली बोन्स को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। अब बचा क्या, बस ईयर बोन्स का एडजस्टमेंट करना है। तो मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊंगा, टेल्स को पकड़ के एडजस्टमेंट कर दूंगा, हेड को पकड़ के एडजस्टमेंट कर दूंगा और फ्रंट ऑर्थो व्यू में भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लूंगा।
अब इसकी रिगिंग करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है पेरेंटिंग करना। पेरेंटिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाके सबसे पहले मैं बंदर को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के बोन को सेलेक्ट करूंगा। बोन को लास्ट में सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि बोन ही तो पेरेंट बनेगी, बोन ही तो इस मंकी को कंट्रोल करेगी, बोन ही तो इसके कान हिलाएगी, बोन ही तो इसका हेड हिलाएगी। एनीवेज, कंट्रोल पी से पेरेंटिंग करने के लिए मैं विद ऑटोमेटिक वेट्स वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। हमने ये ऑप्शन क्यों चूज किया, इस बारे में हम बाद में बात कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल इस वेट शब्द को याद रखना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इतना करके अगर मैं बोन को सेलेक्ट करके पोज मोड में जाऊं तो ईयर बोन को मूव करके इसके ईयर्स मूव कर सकता हूं, हेड बोन्स को मूव करके इसके हेड मूव कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। और अगर मैं हेड बोन्स और ईयर बोन्स को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर दूं, फिर RZ दबा के रोटेट करूं, तो मंकी का पीछे देखने वाला एनिमेशन भी कर सकता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस बोन को सेलेक्ट करके नाम रख दूंगा हेड, नीचे वाली को सेलेक्ट करके F2 दबा के नाम रख दूंगा नेक, फिर राइट वाली का नाम ईयर डॉट। यहां अगर मैं राइट वाले ईयर का मूवमेंट करके आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखो, सिर्फ ईयर नहीं बल्कि उसके हेड का जुड़ा हुआ हिस्सा भी मूव हो रहा है। रियल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो ये इनकरेक्ट रिगिंग हुई ना। अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, अपने ईयर को मूव करके देखो, हेड हिल रहा है क्या साथ में? ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे ही केस में जब रिगिंग ढंग से ना हो पाई हो तो वेट पेंटिंग काम आती है। वेट पेंटिंग कभी भी बोन पे नहीं होती बल्कि उस मैश पे होती है जो डिफॉर्म या मुड़ रहा हो। तो मैं कंट्रोल टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाके मंकी को सेलेक्ट करके ऊपर वाली मेन्यू में से वेट पेंट मोड में चला जाऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा और वर्टेक्स ग्रुप वाले ऑप्शन पे नजर रखूंगा। अब ध्यान से समझना, यहां पे ब्लू का मतलब है 0 और रेड का मतलब है 1। अगर वर्टेक्स ग्रुप में नेक बोन सेलेक्टेड है तो नेक के आसपास का एरिया रेड हो गया। इसका मतलब यह है कि जब हम इस वर्टेक्स बोन को मूव करेंगे तो जो रेड एरिया है उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऑरेंज पे उससे कम, येलो पे उससे कम, ग्रीन पे उससे कम और ब्लू पे 0। अगर हेड बोन को चूज करूं तो यही सेम कहानी इसके साथ भी है और यही सेम कहानी राइट ईयर के साथ भी है। अब वापस से याद करो, हमारा टारगेट ये था कि अगर हम ईयर को मूव करें तो हेड बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए। और यहां देखने पे साफ साफ मुझे पता चल भी रहा है कि हेड इसलिए ही मूव हो रहा था क्योंकि वर्टेक्स ग्रुप वाले सेक्शन में ईयर बोन को सेलेक्टेड रखने पे सिर्फ ईयर रेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हेड भी थोड़ा ग्रीन और येलो हो रखा है, इसलिए ही तो मूव हो रहा था। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मैं सिर्फ ईयर को रेड रखूं, बाकी सब कुछ ब्लू कर दूं। क्योंकि रेड यानी 1 और ब्लू यानी 0, तो मैं ऊपर से सबट्रैक्ट ब्रश चूज कर लूंगा और इसकी खोपड़ी पे वेट पेंटिंग करके राइट ईयर को छोड़ के सब कुछ ब्लू कर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं ड्रॉ ब्रश चूज कर लूं तो मैं इसके ईयर पे 100% रेड भी कर सकता हूं। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके बोन को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब दबा के पोज मोड में जाऊं और राइट वाले ईयर को मूव करके देखूं तो अब हेड मूव नहीं होगा। चलो वेट पेंटिंग को समराइज करते हैं। याद है हमने पेरेंटिंग करते वक्त कौन सा ऑप्शन चूज किया था? आर्मेचर डिफॉर्म विद ऑटोमेटिक वेट्स। तो इस ऑप्शन को चूज करते ही ब्लेंडर अपने एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके
बोन के आसपास का जो एरिया या मैश है उसके मूवमेंट की जिम्मेदारी उस बोन को ही दे देता है। लेकिन अगर आप ब्लेंडर की ऑटोमेटिक वेट पेंटिंग से खुश नहीं हो तो आप बहुत इजीली खुद से भी वेट पेंटिंग करके अलग अलग बोन्स को अलग अलग एरिया संभालने की जिम्मेदारी सौंप सकते हो। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको बोन्स का इंट्रो दिया, फिर पोज मोड क्या है ये बताने के बाद ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड और पोज मोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई। फिर एक बंदर ऐड करके हमने स्टेप बाय स्टेप ये भी सीखा कि रिग क्रिएट कैसे करनी है। उस प्रोसेस में मिररिंग करने के लिए शिफ्ट ई वाला ऑप्शन हमारे लिए हाईली यूजफुल है, वो भी बताया। और लास्ट में मैंने आपके सामने वेट पेंटिंग की इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी रखी। नेक्स्ट लेसन में हम शेप कीज और मॉडिफायर्स की बात करेंगे। एग्जैक्टली ये समझेंगे कि शेप कीज और मॉडिफायर्स का यूज करके आखिर कैसे आप 3D रिगिंग में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, किस केस में मॉडिफायर्स का यूज होगा, किस केस में शेप कीज का यूज होगा। इस बात को समझना भी हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ मॉड्यूल 5। पिछले लेसन में मैंने आपको सबसे पहले तो पोज मोड की इंपॉर्टेंस बताई, फिर मैंने आपको मंकी के एग्जांपल के साथ रिगिंग करना सिखाया। रिगिंग करते वक्त शिफ्ट ई ऑप्शन को यूज करके और एक्स मिरर वाले ऑप्शन को टर्न ऑन करके हम अपना काफी टाइम बचा सकते हैं, वो भी बताया। फिर अपने कान और अपने सिर का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको वेट पेंटिंग समझाने की कोशिश की। सही मायने में देखा जाए तो वेट पेंटिंग और कुछ नहीं, बस रिगिंग को रेक्टिफाई करने का ही प्रोसेस है। इस लेसन में हम शेप कीज की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप शेप कीज के डेप्थ में चलेंगे। एक बार फिर से बंदर और नाक का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बेसिस के फंडामेंटल समझाऊंगा। प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ ओरिजिनल शेप को चेंज करने की गलती करके दिखाऊंगा और फिर रेक्टिफाई करके स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस लेसन के एंड में हम लेटिस मॉडिफायर की बात भी करेंगे। 3D इंडस्ट्री में रिगिंग को लेके बिगनर लेवल पे इंसान ये सोचने लगता है कि किसी मैश को किसी आर्मेचर या बोन से बाइंड करना, इसे ही रिगिंग बोला जाता है, बट दैट्स नॉट द केस। रिगिंग के पूरे प्रोसेस में शेप कीज और मॉडिफायर्स ऐसे दो टूल्स हैं जो आपके हद से ज्यादा काम आ सकते हैं। सबसे पहले शेप कीज से शुरुआत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि शेप कीज से रिलेटेड बंदर की नाक वाला एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को समझाया था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। उस बंदर की नाक वाले एग्जाम्पल को ही थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलूं उससे पहले शेप कीज से रिलेटेड ये दो पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में बिठा लो। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि शेप कीज सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पे लग सकती हैं जो मैश, कर्व, सरफेस या लैटिस हो। ब्लेंडर में हर ऑब्जेक्ट पे शेप कीज ऐड नहीं हो सकती। अगर मैं चाहूं कि कैमरा सेलेक्ट करके इस पे शेप की लगाऊं तो मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। अगर मैं चाहूं कि लाइट सेलेक्ट करके इस पे शेप की लगाऊं तो मुझे ऐसा कोई ऑप्शन इसमें भी नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि शेप कीज में आप ना ही तो वर्टिसेस ऐड कर सकते हो और ना ही डिलीट कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं तो ए दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया, ऐड में जाके मंकी ऐड किया, कंट्रोल 2 दबा के सब डी मॉडिफायर लगा दिया, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया और मॉडिफायर्स पैनल में जाके ऑन केज चालू कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके शेप कीज में जाके प्लस पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले तो बेसिस की ऐड हो गई। बेसिस यानी इस की में वो स्टोर हो गया जो शेप इसका अभी था। अब दोबारा अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं तो शेप की भी ऐड कर ली। इस की वन को सिलेक्टेड रखते हुए ही अगर मैं एडिट मोड में जाऊं और सामने वाली वर्टेक्स पकड़ के इसकी नाक लंबी कर दूं, अब जैसे ही मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा तो नाक वापस छोटी हो जाएगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नाक लंबी वाला डेटा इस की वन की वैल्यू में स्टोर हो गया है। अब वैल्यू की वैल्यू चेंज करके ज्यादा प्रिसीजन के साथ इसकी नाक के साथ में चेंजेस कर सकता हूं और चाहूं तो इस की का नाम चेंज करके लंबी वाली नोज भी रख सकता हूं। इनफैक्ट ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वाली वैल्यूज हैं इनमें बदलाव करके शेप की को एग्जेजरेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा के 10 कर दूं और अगर अब मैं वैल्यू को चेंज करूंगा तो नोज 10 गुना ज्यादा लंबी हो जाएगी। इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे इसकी आंखें भी लंबी करने वाली शेप की चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, इस न्यू शेप की का नाम रखूंगा लंबी आंखें,
ध्यान रखूंगा यही की सेलेक्टेड हो, फिर टैब दबा के एडिट मोड में चला जाऊंगा। इसकी आंख वाली दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा और जी दबा के आगे मूव कर दूंगा। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा तो सब गायब, क्योंकि डेटा वैल्यू में स्टोर हो गया है। अब अगर वैल्यू को चेंज करूंगा तो आंखें लंबी कर सकता हूं। इन बेसिक बातों के अलावा शेप की से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, और अगर थोड़ा भी ध्यान से समझोगे तो वो भी काफी इजी है। एक बात बताओ, अभी बंदर का ओरिजिनल शेप क्या है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अरे बहुत सिंपल है प्रोफेसर, इन दोनों शेप कीज की वैल्यू को 0 कर दो और हमें इस मंकी का ओरिजिनल शेप दिख जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन शेप कीज लगाने के बाद अगर मुझे ऐसा लगे कि यार ये बंदर का ओरिजिनल शेप ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता कि इसकी नेक थोड़ी और ज्यादा लंबी होती, तो उस केस में जनरली जो एक बिगिनर लेवल का 3D स्टूडेंट करता है वो ये कि फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही टैब दबा के एडिट मोड में जाके, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड में जाके, बी दबा के बॉक्स सेलेक्ट एक्टिवेट करके गले के नीचे वाले पोर्शन को नीचे मूव कर देगा और टैब दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा। शेप कीज के मामले में बस यही इंसान गलती कर बैठता है। एडिट मोड में जाके चेंजेस करने से पहले यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अभी कौन सी की में हो। मैंने अभी जब इसकी नेक लंबी की तब मैं लंबी आंखें वाली की में था, बस यही गलती हो गई। अगर मुझे इसका ओरिजिनल शेप चेंज करना है तो मुझे बेसिस में होना चाहिए था और उसके बाद नेक लंबी करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी शेप का ओरिजिनल शेप डेटा उसकी बेसिस वाली की में ही स्टोर होता है। और यही रीजन है कि बेसिस वाली शेप की के नीचे ना ही तो कोई वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है और ना ही कोई मिनिमम मैक्सिमम का ऑप्शन आ रहा है। ड्राइवर्स क्रिएट करते वक्त इन शेप कीज के कंट्रोलर्स कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं आपको ड्राइवर्स वाले लेसन में बताऊंगा। फिलहाल तो आप ए दबा के सेलेक्ट ऑल करके सब कुछ डिलीट कर दो। अब मैं आपको रियल केस बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने मॉडिफायर्स की हेल्प लेके प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की कोरोना वायरस वाली वीडियो में एनिमेशन किया था। सबसे पहले तो ऐड में जाके मंकी ऐड कर लिया, कंट्रोल 2 दबा के सबडी मॉडिफायर लगा दिया और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया। फिर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही लैटिस ऐड कर लिया और ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड में चला गया। सबसे पहले तो ये समझो कि ये लैटिस क्या है। लैटिस एक्चुअली एक डिफॉर्मेशन केज है। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक केज यानी कि जेल है। हमें अपने 3D ऑब्जेक्ट को इस जेल के अंदर बंद करना होता है। तो सबसे पहले मैं S और 2 दबा के इस जेल को बड़ा कर लेता हूं। फिर मंकी के ईयर्स भी इस जेल के अंदर आ जाएं, उसके लिए S और X दबा के बड़ा कर लेता हूं। फिर राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके भी S और Y दबा के स्केलिंग कर लूंगा। अब मंकी को सेलेक्ट करके मैं लेटिस मॉडिफायर ऐड कर लूंगा और टारगेट के रूप में अपने लेटिस को चूज कर लूंगा। अब वापस 3D व्यू पोर्ट में आके लेटिस को सेलेक्ट करके टैब दबा के लेटिस के एडिट मोड में जाऊं और इसकी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मूव करना शुरू करूं तो देखो बड़ी ही आसानी से हमारा मंकी डिफॉर्म हो पा रहा है। अब क्या ये चीज लोकेशन रोटेशन स्केल चेंज करने से पॉसिबल थी? ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे आप रिगिंग में मॉडिफायर्स का भी यूज कर सकते हो। इस लेटेस्ट मॉडिफायर का एक्साइटिंग पार्ट ये नहीं था, आगे देखो मजा तो अब आएगा। अगर प्रॉपर्टीज पैनल में यहां मैं लेटेस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आके इसके सब डिविजन्स को बढ़ा के 5, 5 और 5 कर दूं तो ऐसा करते ही मुझे और ज्यादा फाइनर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अब मैं एक एक पॉइंट को सेलेक्ट करके छोटा छोटा डिफॉर्मेशन भी कर सकता हूं, या फिर फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके ऊपर से सेकंड वाले सभी वर्टिसेस या पॉइंट्स को सेलेक्ट करके लेफ्ट मूव कर दूंगा और नीचे से सेकंड वाले सभी वर्टिसेस या पॉइंट्स को सेलेक्ट करके राइट मूव कर दूंगा। अब अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाके इस लेटिस को ऊपर नीचे मूव करूंगा तो देखो क्या शानदार ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन का एनिमेशन हमने कर दिखाया। अब स्क्रीन पे प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की कोरोना वाली वीडियो का एक थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखो आपकी स्क्रीन पे ये जो एल्वियोलाई का एनिमेशन है ये मैंने इसी लेटेस्ट मॉडिफायर वाली ट्रिक से ही तो किया था। बताऊं कैसे? चलो बता देता हूं। सबसे पहले ए दबा के डिलीट ऑल कर दो और एक यूवी स्फीयर ऐड कर लो।
एडिट मोड में जाके एक्सरे मोड में जाके ऊपर वाली 2 लाइंस की वर्टिसेस डिलीट कर दो। फिर डबल क्लिक करके सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स लूप को सेलेक्ट करो, थोड़ा सा स्केल करो और EZ दबा के ऊपर एक्सट्रूड कर दो। फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दो और थिकनेस को 0.05 कर दो। फिर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ और नॉर्मल्स में ऑटो स्मूथ कर दो। फिर राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके ऐड में जाके लेटिस ऐड करो और एक्सरे मोड में जाके उसकी रीसाइजिंग वगैरह कर दो। फिर एल्वियोलाई को सेलेक्ट करके इस पे लेटिस मॉडिफायर ऐड कर लो और लेटिस को एज अ टारगेट चूज कर लो। उसके बाद रिजोल्यूशन को 555 कर दो और टैब दबा के लेटिस के एडिट मोड में चले जाओ। बी दबा के बॉक्स सेलेक्ट को एक्टिवेट करके ऊपर से सेकंड और बी दबा के बॉक्स सेलेक्ट को एक्टिवेट करके नीचे से सेकंड वाली वर्टिसेस की रोज को सेलेक्ट करके GX दबा के थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कर दो। फिर राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाओ और यहां भी GY दबा के थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कर दो। अब आप अगर ऑब्जेक्ट मोड में आके लेटिस को Z एक्सिस पे ऊपर नीचे मूव करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऑक्सीजन आई तो ये एल्वियोलाई फूल गई और ऑक्सीजन बाहर गई तो ये एल्वियोलाई सिकुड़ गई। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिस का फंक्शन रिवाइज करवाया, शेप कीज को ऐड करके आप नाम भी चेंज कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को केयरफुली कैसे यूज करना है वो भी हमने एग्जाम्पल से समझा और लास्ट में लेटिस मॉडिफायर की बात भी की। चैनल की वीडियो का एग्जाम्पल लेके मेनली मैंने आपको ये बताया कि लेटिस मॉडिफायर को ऊपर नीचे मूव करने से आप वेव टाइप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अगले लेसन में हम कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे। कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी पता ही है, मेनली तो हम कंस्ट्रेंट्स के टाइप्स पे फोकस करेंगे। कॉपी लोकेशन, मेंटेन वॉल्यूम, लिमिट डिस्टेंस जैसे सिंपल कंस्ट्रेंट्स को समझने के बाद फाइनली हम चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेंट्स की तरफ मूव कर जाएंगे। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द फोर्थ लेसन ऑफ मॉड्यूल 5। पिछले लेसन में सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश की कि कैसे भी करके आपके शेप कीज के फंडामेंटल्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बेसिस की बात की, फिर शेप कीज का नाम रखने की बात की, फिर ओरिजिनल शेप चेंज कैसे करना है उस बारे में बात की और मैक्सिमम वैल्यू को चेंज करके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो भी देखा। लास्ट में हमने लेटिस मॉडिफायर पे भी नजर मारी और ये भी समझा कि लेटिस मॉडिफायर की हेल्प से बड़ी ही आसानी से आप मैश डिफॉर्म कैसे कर सकते हो। इस लेसन में हम कॉन्स्टेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि मैं आपको कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इस लेसन में हम कॉन्स्टेंट्स के टाइप को देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि लिमिट डिस्टेंस का क्या काम है, उसके बाद समझेंगे कि मेंटेन वॉल्यूम का क्या काम है। कॉपी लोकेशन वाले कंस्ट्रेंट को समझने के बाद इस लेसन में मैक्सिमम टाइम हम चाइल्ड ऑफ वाले कंस्ट्रेंट को समझने में लगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में पहले भी बताया, कंस्ट्रेंट्स यानी किसी 3D ऑब्जेक्ट या बोन या आर्मेचर के ऊपर बाउंडेशंस क्रिएट करना। लिमिट लोकेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ये लिमिट रोटेशन और लिमिट स्केल वाला भी एग्जैक्टली सेम ही है। इन दोनों को ऐड करके आप एग्जैक्टली ये डिसाइड कर सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट पे कौन सी एक्सिस पे कितने डिग्रीज का रोटेशन होना चाहिए। ये लिमिट डिस्टेंस वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और एनिमेशन में यूज भी होता है। जैसे इस क्यूब के ऊपर अगर मैं लिमिट डिस्टेंस वाला कंस्ट्रेंट लगा दूं और अगर टारगेट के रूप में कैमरा को सेलेक्ट कर लूं तो तुरंत एक ब्लू डॉटेड लाइन आपको नजर आएगी। अब जितने डिस्टेंस पे कैमरा ऑलरेडी था उस दायरे के अंदर अंदर रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा दूर गया तो क्यूब इस कैमरे को फॉलो करने लग जाएगा। इन शॉर्ट देखा जाए तो इस कंस्ट्रेंट का यूज करके हमने कैमरे के ऊपर लिमिट लगा दी। लिमिट इस चीज की कि क्यूब से कैमरा एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे होगा तो असर नहीं पड़ेगा। यूं तो कंस्ट्रेंट्स अनेकों हैं, लेकिन फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं जो मोस्टली एनिमेशन में यूज होंगे और हाईली इंपोर्टेंट हैं। फिलहाल मैं ए दबा के डिलीट ऑल कर दूंगा और मंकी ऐड करके सब डी मॉडिफायर ऐड करके
शेड स्मूथ करके शिफ्ट डी और एक्स दबा के इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लूंगा। फिर राइट वाले को सेलेक्ट करके उस पर मैं मेंटेन वॉल्यूम वाला कंस्ट्रेंट लगा दूंगा। और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, जिस इंसान को मेंटेन और वॉल्यूम इन दोनों शब्द का मीनिंग पता होगा वो तो अभी तक समझ भी गया होगा कि ये मेंटेन वॉल्यूम वाला कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली करेगा क्या। बट एनीवेज, अगर मैं लेफ्ट वाले को सेलेक्ट करके एस एक्स दबा के स्केलिंग करूं तो नॉर्मल स्केलिंग जो होती है वैसी स्केलिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं राइट वाले को सेलेक्ट करके एस एक्स दबा के स्केलिंग करूं तो अजीब सी स्केलिंग हो रही है। सही कहूं तो अजीब सा कुछ नहीं हो रहा, बस इस मेंटेन वॉल्यूम नामक कंस्ट्रेंट का यूज करते ही हमने ब्लेंडर को यह बोल दिया कि चाहे जो हो जाए, इस मंकी की जो वॉल्यूम है यानी कि इसका जो आयतन है, और सिंप्लीफाइड वे में बोलूं तो ये मंकी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो सेम रहना चाहिए। यही कारण है कि मैं एक्स एक्सिस पे इसे छोटा कर रहा हूं तो ये जेड एक्सिस पे बड़ा हो रहा है। एकदम बलून जैसा केस है। लेकिन प्रोफेसर एक बात बताओ कि ये वाई एक्सिस पे बड़ा क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ जेड एक्सिस पे ही बड़ा क्यों हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने यहाँ प्रॉपर्टीज में वाई एक्सिस को स्ट्रिक्ट कर रखा है। अगर आप एक्स एक्सिस को स्ट्रिक्ट कर दोगे तो ये जेड एक्सिस पे भी बड़ा होगा और वाई एक्सिस पे भी बड़ा होगा। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं कॉपी लोकेशन, कॉपी रोटेशन और कॉपी स्केल। इन तीनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एक का एग्जांपल दूंगा तो आपको तीनों समझ आ जाएंगे। ए दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया और सबसे पहले मैं आइकोस्फीयर ऐड कर लूंगा। और GX3 दबा के उसको मूव कर दूंगा। फिर एक कैमरा ऐड कर लिया और उसके ऊपर कॉपी लोकेशन नामक कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया। फिर आइकोस्फीयर को टारगेट के रूप में चूज कर लिया और ऐसा करते ही मेरा कैमरा उछल के आइकोस्फीयर की लोकेशन पे बैठ गया। अब जहां जहां मैं आइकोस्फीयर को ले जाऊंगा वहां वहां कैमरा जाएगा। ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंट बहुत सिंपल है, बस लोकेशन कॉपी हो रही है। और इसी तरीके से कॉपी लोकेशन और कॉपी रोटेशन वाला कॉन्स्टेंट भी काम करता है। बहुत हुए सिंपल सिंपल कॉन्स्टेंट्स। अब बारी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल एंड अ लिटिल कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट को समझने की। अगला जो कॉन्स्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है। एनिमेशन में और स्पेसिफिकली कैरेक्टर एनिमेशन में काफी ज्यादा यूज होगा, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर लेता हूं। इस ब्लेंड फाइल को डाउनलोड करने की लिंक आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। ऑब्वियसली ये बात मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ब्लेंडर में जनरली चीजें आपस में कोलाइड नहीं करती। इस सीन में मेरे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल है और एक ह्यूमन कैरेक्टर है। अगर मैं इस बॉल को टेबल के नीचे ले जाने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली ये बॉल इस टेबल के साथ कोलाइड ना करके आर पार हो जाएगी। सिमिलरली अगर ह्यूमन कैरेक्टर की बोन्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब दबा के पोज मोड में जाऊं, ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में जाऊं, फिर टॉप ऑर्थो व्यू में जाके आर आर दबा के फ्री रोटेशन करूं और आर दबा के सिंपल रोटेशन करूं। अगर आप अभी सही से पोज ना सेट कर पाओ तो लोड नहीं लेना है। नेक्स्ट मॉड्यूल में रोटेशन करके पोज करने की ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एनीवेज, मुद्दे की बात यह है कि इसका हाथ भी बॉल में से आर पार हो जाएगा लेकिन कोलाइड नहीं करेगा। तो कहानी सारी यहां पे अटकती है कि अगर मुझे इस बॉल को टेबल से पिक करने का एनिमेशन करना है तो एग्जैक्टली वो एनिमेशन में करूंगा कैसे? ऐसे केस में ही चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेंट काम आता है। सबसे पहले तो मैं बोन को बॉल के एकदम पास कर दूंगा, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि हाथ को बॉल के पास कर दूंगा। फिर बॉल को सेलेक्ट करके इस पे चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेंट लगा दूंगा। फिर बोन को सेलेक्ट करके पोज मोड में जाके देखूंगा कि इसके हाथ की जो बोन है जिसके साथ बॉल मूव होनी चाहिए उस बोन का नाम क्या है। याद रखना इस बोन का नाम है राइट हैंड। तो मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आके बॉल को सेलेक्ट करके कॉन्स्टेंट्स प्रॉपर्टीज में जाके टारगेट के रूप में आर्मेचर सेलेक्ट कर लूंगा और यहां बोन सेक्शन में सर्च करूंगा राइट हैंड और इस राइट हैंड वाली बोन को सेलेक्ट कर लूंगा। ऐसा करते ही मेरी बॉल गायब हो जाएगी और सेट इनवर्स पे क्लिक करते ही वापस आ जाएगी।
अब अगर मैं आर्मेचर को सेलेक्ट करके पोज मोड में जाके हैंड बोन्स को मूव करूंगा तो बॉल भी साथ में मूव होगी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा भी ध्यान से समझ रहे होंगे तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है जो हर किसी के दिमाग में आता है, और वो क्वेश्चन ये कि अगर हमें ये बोन इस हाथ के साथ पेरेंट करनी ही थी तो ये काम तो हम सिंपली कंट्रोल पी दबा के भी कर सकते थे। इसमें कॉन्स्टेंट्स के चौंचले पालने की क्या जरूरत थी, या यूं कह लो कि बॉल के ऊपर चाइल्ड ऑफ वाला कॉन्स्टेंट लगाने की क्या जरूरत थी। देखो, चाइल्ड ऑफ वाला कॉन्स्टेंट लगाने का मेजर और सबसे बड़ा एडवांटेज है ये इन्फ्लुएंस वाला ऑप्शन। इनफैक्ट सभी कॉन्स्टेंट्स में ये इन्फ्लुएंस वाला ऑप्शन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो पोज मोड में जाके अगर मैं बोन को या हैंड को ऊपर मूव करता हूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने इस टेबल से ये बॉल उठा ली, फिर वापस अगर हाथ को नीचे लेके आऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये बॉल मैंने टेबल पे रख दी। अब अगर बॉल टेबल पे ही रहने दूं और मुझे सिर्फ हाथ हटाना हो तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके बॉल को सेलेक्ट करके इन्फ्लुएंस को 0 कर दूंगा, और वापस अगर आर्मेचर को सेलेक्ट करके पोज मोड में जाके हाथ को हिलाऊंगा तो बॉल साथ में मूव नहीं होगी। तो ऑल इन ऑल एनिमेशन कुछ इस प्रकार का हो गया। हमने टेबल पे से बॉल उठाई, वापस टेबल पे बॉल रखी और लास्ट में हाथ हटा लिया। अगर आप कंट्रोल पी दबा के पेरेंटिंग करते तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती कि आपको इन्फ्लुएंस वाले ऑप्शन से ये डिसाइड करने का मौका नहीं मिलता कि ये बॉल कितनी देर तक इस आर्मेचर की चाइल्ड रहेगी और कितनी देर के लिए नहीं रहेगी। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको कैमरा और क्यूब के एग्जांपल से लिमिट डिस्टेंस वाला कांस्टेंट समझाया। उसके बाद मैंने आपको मंकी के एग्जांपल से मेंटेन वॉल्यूम वाला कांस्टेंट समझाया। फिर हमने आइकोस्फीयर और कैमरे की हेल्प से कॉपी लोकेशन वाला कांस्टेंट भी समझ लिया। लास्ट में मैंने आपको चाइल्ड ऑफ वाले कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस बताई, सेट इनवर्स का यूज क्या है वो बताया, पेरेंटिंग करने में और चाइल्ड ऑफ कांस्टेंट का यूज करने में एग्जैक्टली डिफरेंस इन्फ्लुएंस का है, इस बारे में भी हमने बात की। अगले लेसन में मैं आपको ड्राइवर्स और कस्टम प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। ड्राइवर्स का यूज करके कैसे आप स्विचेस बना सकते हो और कस्टम प्रॉपर्टीज का यूज करके आखिर कैसे आप सभी ड्राइवर्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करके एनिमेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हो, वो भी हम समझ लेंगे। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेसन ऑफ मॉड्यूल 5। पिछले लेसन में हमने टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स की बात की। ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टेंट्स की आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप एनिमेशन में इनको यूटिलाइज करोगे, लेकिन उससे पहले कॉन्स्टेंट्स की समझ होना भी तो हाईली इंपॉर्टेंट है, और यही टारगेट दिमाग में रख के हमने पिछले लेसन में कॉन्स्टेंट्स के बेसिक्स को समझा। आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइल्ड ऑफ कॉन्स्टेंट की इन डेप्थ नॉलेज होना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में हम अपने ड्राइवर्स के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि अगर हम ड्राइवर्स को कस्टम प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्ट कर दें और मेनली हजारों 3D ऑब्जेक्ट्स का एक ही कंट्रोलर रखें तो बड़ी ही आसानी से जीरो कंफ्यूजन के साथ ड्राइवर्स को उनकी फुल पोटेंशियल तक कैसे यूज कर सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज में टूल टिप्स क्या है, कस्टम प्रॉपर्टीज में वैल्यूज को कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, इस बात पे भी हम स्पेशल फोकस रखेंगे। इस मॉड्यूल के शुरुआत में ड्राइवर्स का भी छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। चलो एक बार फिर से एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ रिवीजन कर लेते हैं। ए दबा के डिलीट ऑल करके सब कुछ डिलीट कर दिया और ऐड में जाके एक मंकी ऐड कर लिया। कंट्रोल 2 दबा के सब डी मॉडिफायर लगाया और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके और नंपैड पीरियड से पास में जाके शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लिया और राइट साइड रख लिया। एन पैनल को ओपन कर लूंगा और अगर मैं चाहूं कि लेफ्ट मंकी की लोकेशन राइट मंकी के रोटेशन को ड्राइव करे, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो कंट्रोल करे, तो ऐसे ही केस में आपको ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो मैं लेफ्ट वाले मंकी की जेड लोकेशन को कॉपी एज न्यू ड्राइवर कर लूंगा। फिर राइट वाले मंकी के एक्स रोटेशन पर राइट क्लिक करके पेस्ट ड्राइवर कर दूंगा। ऐसा करते ही राइट मंकी की एक्स रोटेशन वाली वैल्यू पर्पल कलर की हो जाएगी। याद रखना, ब्लेंडर में जब भी कोई वैल्यू पर्पल कलर की हो जाए
तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू किसी और वैल्यू के द्वारा ड्राइव या कंट्रोल की जा रही है। अगर मैं एक्स वैल्यू में चेंजेस करूं भी तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वैल्यू को तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है ना। 3D व्यू पोर्ट में GZ दबा के अब अगर मैं लेफ्ट मंकी को मूव करूंगा तो राइट मंकी एज एक्सपेक्टेड रोटेट होने लग जाएगा। खास बात यह है कि अगर आपने एक बार ड्राइवर कॉपी कर लिया तो बार बार पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं राइट मंकी को सेलेक्ट करके वाई वैल्यू के ऊपर भी पेस्ट ड्राइवर कर सकता हूं और जेड वैल्यू के ऊपर भी पेस्ट ड्राइवर कर सकता हूं। और अगर लेफ्ट मंकी को सेलेक्ट करके GZ दबा के मूव करूं तो अब राइट मंकी तीनों एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से समझोगे तो ड्राइवर और कुछ नहीं, बस दो वैल्यूज को आपस में कनेक्ट करने का एक जरिया है। और कनेक्शन होने के बाद जो होगा वो ये कि एक वैल्यू कंट्रोल होगी और दूसरी वैल्यू कंट्रोल करेगी। फ्यूचर में कभी अगर आपको कंफ्यूजन होता भी है कि कॉपी एज न्यू ड्राइवर किसको चूज करूं, तो सिंपल सा फंडा है, कॉपी एज न्यू ड्राइवर वो वैल्यू होगी जो मेन कंट्रोलर बनेगी, या यूं कह लो कि जो वैल्यू दूसरी वैल्यूज को कंट्रोल करेगी। इंपॉर्टेंट नोट, जो वैल्यूज की हो सकती हैं जनरली वो वैल्यूज ही ड्राइव हो सकती हैं। पर प्रोफेसर इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, लेफ्ट वाले मंकी को सेलेक्ट करके अगर मैं लोकेशन की वैल्यू पे राइट क्लिक करूं तो यहां मुझे इंसर्ट की फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि इस वैल्यू पे की फ्रेम्स लगा के इस वैल्यू का मैं एनिमेशन कर सकता हूं। और यहां ही नीचे मुझे ऐड ड्राइवर का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पे मैं ड्राइवर भी लगा सकता हूं। और अगर मैं आउटलाइनर पैनल के फिल्टर में जाके स्टार्टिंग के पांचों ऑप्शंस को टर्न ऑन कर लूं और सेलेक्टेबिलिटी वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करूं तो यहां मुझे की फ्रेम का ऑप्शन नहीं मिल रहा और ड्राइवर्स का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं डिसेबल इन व्यू पोर्ट वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करूं तो मुझे की फ्रेम का ऑप्शन भी मिल रहा है और ड्राइवर का ऑप्शन भी मिल रहा है। कहानी का तात्पर्य यह है कि इन जनरल सिर्फ वो ही वैल्यूज ड्राइव की जा सकती हैं जिन वैल्यूज पे की फ्रेम भी लगाया जा सके। अभी तक हमने सिर्फ ड्राइवर्स के बेसिक्स के बारे में जाना, और अगर आप ड्राइवर्स को फुल पोटेंशियल तक यूज करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी कस्टम प्रॉपर्टीज की। कस्टम प्रॉपर्टीज के साथ मिलके ड्राइवर्स और ज्यादा पावरफुल एंड और ज्यादा इजी टू यूज हो जाते हैं। चलो इस बंदर वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अभी तो हमारे पास में सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक लेफ्ट मंकी और एक राइट मंकी। इसलिए हमारे लिए ये याद करना बहुत ज्यादा इजी था कि कौन सा मंकी कंट्रोलर है, किस मंकी को कंट्रोल किया जा रहा है, और कंट्रोलर मंकी की कौन सी वैल्यू कंट्रोल्ड मंकी की किस वैल्यू को कंट्रोल कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन सपोज कर लो हमारे 3D व्यू पोर्ट में हजारों 3D ऑब्जेक्ट्स हों और उन हजारों 3D ऑब्जेक्ट्स पे हम ड्राइवर लगा के कंट्रोलर्स क्रिएट करें। मतलब आप सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे हो? अरे भैया, याद कैसे रखोगे कि कौन कंट्रोलर है, कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन सी वैल्यूज कंट्रोल हो रही हैं? ऐसे ही केस में आपको जरूरत पड़ती है एक ब्रह्मास्त्र की। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अकेला ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो अकेला ही सबका कंट्रोलर हो, और अपने केस में वो ब्रह्मास्त्र है आर्मेचर। एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए ए दबा के डिलीट ऑल करके सबसे पहले तो मैं एक क्यूब ऐड कर लूंगा, GX3 दबा के राइट साइड मूव कर दूंगा, फिर यूवी स्फीयर ऐड कर लूंगा, GY3 दबा के पीछे मूव कर दूंगा, फिर एक गियर ऐड कर लूंगा और GX3 और माइनस दबा के लेफ्ट साइड मूव कर दूंगा, फिर एक टोरस ऐड कर लूंगा और GY3 और माइनस दबा के आगे मूव कर लूंगा, फिर सबसे लास्ट में ऐड करूंगा इन सब का बाप, यानी कि कंट्रोलर, यानी कि आर्मेचर, यानी कि बोन। आर्मेचर को मेन कंट्रोलर बनाने के यूं तो अनेकों रीजंस हैं जो आप आगे बढ़ते बढ़ते सीखते जाओगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये कि आर्मेचर्स ना ही तो रेंडर्स में शो होते हैं और इनमें डेटा भी अलग तरीके से कंट्रोल होता है। एनीवेज, कस्टम प्रॉपर्टीज समझाने से पहले सबसे पहले तो मैं 3D व्यू पोर्ट का फेवरेट ऑप्शन चूज कर लेता हूं, यानी कि इस डाउन एरो पे क्लिक करके मैट कैप, उसके बाद बॉल पे क्लिक करके फोर्थ बॉल, उसके बाद रैंडम और उसके बाद कैविटी को टर्न ऑन करके वर्ल्ड। अब ध्यान से समझो कि कस्टम प्रॉपर्टीज को ड्राइवर्स के साथ कनेक्ट कैसे करना है।
सबसे पहले तो मैं बोन को यानी कि कंट्रोलर को सेलेक्ट करके बोन प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। फिर इन 8 डॉट्स पे क्लिक एंड ड्रैग करके कस्टम प्रॉपर्टीज को सबसे ऊपर रख लूंगा। फिर कस्टम प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा। तो ब्लेंडर मुझसे प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए कह रहा है, तो मैं अपनी मर्जी की कोई भी 4 प्रॉपर्टीज यहां पे ऐड कर लूंगा। आप भी अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी 4 प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो मैंने ऐड पे क्लिक करके एक प्रॉपर्टी ऐड कर ली। एडिट पे क्लिक करके इसका नाम रखा टॉरस रोटेशन और ओके पे क्लिक कर दिया। फिर दोबारा ऐड पे क्लिक करके एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड की। एडिट पे क्लिक करके इसका नाम रखा गियर फेड ऑफ और 2 बार एंटर दबा दिया। फिर दोबारा ऐड पे क्लिक करके एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर ली। एडिट पे क्लिक करके इसका नाम रखा स्फीयर लोकेशन और 2 बार एंटर दबा दिया। फिर दोबारा ऐड पे क्लिक करके एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर ली। एडिट पे क्लिक करके इसका नाम रखा क्यूब स्केल और 2 बार एंटर दबा दिया। अब एक एक करके इनको कॉपी एज न्यू ड्राइवर करके बस पेस्ट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले क्यूब स्केल की जो वैल्यू है जहां पे 1 लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर पे क्लिक करके क्यूब को सेलेक्ट करके उसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके ट्रांसफॉर्मेशंस में जाके स्केल की तीनों एक्सिस की वैल्यूज पे पेस्ट ड्राइवर पेस्ट ड्राइवर पेस्ट ड्राइवर कर दूंगा। यहां इस बात को नोटिस करना, एक एक्सिस पे करो, 3 पे करो, 2 पे करो, वो आपकी मर्जी है। फिर कंट्रोलर बोन को सेलेक्ट करके बोन प्रॉपर्टीज में जाके कस्टम प्रॉपर्टीज में क्यूब स्केल की वैल्यू को चेंज करूंगा। तो क्यूब के स्केल को मैं यहां से ही कंट्रोल कर सकता हूं। ऐसे ही गियर फेड ऑफ की वैल्यू पे राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर पे क्लिक किया। गियर को सेलेक्ट करके न्यू मटेरियल ऐड किया और व्यू पोर्ट डिस्प्ले में गया। कलर की वैल्यू पे क्लिक करके ये जो अल्फा वाली वैल्यू है इस पे पेस्ट ड्राइवर कर दिया। फर्दर अगर कंट्रोलर को सेलेक्ट करके बोन प्रॉपर्टीज में आके गियर फेड ऑफ वाली वैल्यू को चेंज करूंगा तो देखो कितने शानदार तरीके से गियर गायब हो रहा है। अरे प्रोफेसर मजाक काहे करते हो, गियर कहां गायब हो रहा है? अरे भाई गायब हो रहा है, हमने बस 3D व्यू पोर्ट में कलर दूसरा चूज कर रखा है। अगर मैं ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके मटेरियल चूज कर लूं तो देखो हो गया ना गायब। ऐसे ही स्फीयर लोकेशन पे कॉपी एज न्यू ड्राइवर किया और स्फीयर की लोकेशन पे जाके पेस्ट ड्राइवर कर दिया। उसके बाद बोन की कस्टम प्रॉपर्टीज में आके देखूंगा तो स्फीयर की लोकेशन चेंज हो पा रही है। ऐसे ही टोरस रोटेशन की प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर किया और टोरस पे क्लिक करके उसके रोटेशन पे पेस्ट ड्राइवर कर दिया। उसके बाद बोन की कस्टम प्रॉपर्टीज में आके देखूंगा तो टोरस रोटेट हो पा रहा है। अब जैसे मैंने यहां पे इन चारों ऑब्जेक्ट्स के रोटेशन स्केल वगैरह किए वैसे ही आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिन वैल्यूज पे ड्राइवर्स पेस्ट करना चाहो उन वैल्यूज पे ड्राइवर्स पेस्ट कर सकते हो। मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है। एनीवेज यहां भी एक हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है जो हर किसी के दिमाग में आता है। क्वेश्चन ये कि कस्टम प्रॉपर्टीज की हेल्प से इस आर्मेचर को सिंगल कंट्रोलर रखते हुए हमने एक ही जगह पे सारे कंट्रोल्स तो ऐड कर लिए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्रोल्स लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर सिर्फ एक यूनिट ही ऊपर जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गुड न्यूज ये है कि इसका सॉल्यूशन भी एक्सट्रीमली इजी है। मैं स्फीयर लोकेशन की प्रॉपर्टी को एडिट करके इसकी मैक्स और मिनिमम वैल्यू में चेंजेस कर सकता हूं। जैसे मैक्सिमम को 100 कर दिया और मिनिमम को -100 कर दिया। फिर ओके पे क्लिक करके वैल्यू को चेंज करके देखूंगा तो ये स्फीयर 100 मीटर नीचे और 100 मीटर ऊपर जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आप इस क्यूब की भी कर सकते हो और टोरस की भी कर सकते हो। चलो एक बार फिर से उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं।
अब अगर हमारे सीन में हजारों ऑब्जेक्ट्स हों भी तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सबका कंट्रोलर तो एक यहीं सेंटर में बैठा है ना। और सोने पे सुहागा ये है कि सारे के सारे ड्राइवर्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो रखे हैं, यानी कि बोन प्रॉपर्टीज के इस कस्टम प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में। तो इससे ये फायदा है कि आपको ये चिंता करने की भी जरूरत नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी ड्राइव हो रही है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी का नाम तो रख ही सकते हो ना। नाम के अलावा कंफ्यूजन को और ज्यादा दूर करने के लिए आप टूल टिप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे कि मैं टोरस रोटेशन के एडिट में जाके टूल टिप में लिख सकता हूं, इस प्रॉपर्टी से हमारा रोटेशन होगा। फिर ओके पे क्लिक करके अगर टोरस की रोटेशन की वैल्यू पे होवर करूंगा तो प्रॉपर्टी के नाम के नीचे मुझे यहाँ टूल टिप भी दिखने लग जाएगी। एक लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक कस्टम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको जो याद रखनी है वो ये कि कस्टम प्रॉपर्टीज को आखिर एक स्विच में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो ये कस्टम प्रॉपर्टीज में टोरस रोटेशन की वैल्यू चेंज करने से ये टोरस हमें रोटेट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसकी बीच की वैल्यूज दिख रही हैं और आप उन पर रुक भी सकते हो। अगर 3D की लैंग्वेज में बोलूं तो 0 से 1 पे जाते हुए मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन नजर आ रहा है। लेकिन 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 अगर मान लो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको ये टोरस 0 पे दिखे और डायरेक्टली 1 पे दिखे और बीच का ट्रांजैक्शन नहीं दिखना चाहिए। अगर ना समझ आया हो तो रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। रोड लाइट का एग्जांपल ले लो। रोड लाइट या तो ग्रीन होगी या डायरेक्टली ऑरेंज हो जाएगी या डायरेक्टली रेड हो जाएगी, लेकिन आपको ग्रीन से ऑरेंज होने के बीच का जो ट्रांजिशन है या फिर ऑरेंज से रेड होने का बीच का जो ट्रांजिशन है वो नहीं दिखेगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपको ट्रांजिशन ना देखना हो तो उस केस में आप जो कर सकते हो वो ये कि टोरस रोटेशन में जाके प्रॉपर्टी वैल्यू में जाके 0.0 की जगह इसको सिर्फ 0 कर दो। दूसरे शब्दों में कहूं तो पॉइंट को हटा दो। अब ओके पे क्लिक करके अगर आप टोरस का रोटेशन करके देखोगे तो ये पाओगे कि यहां पे एक स्विच बन गया। या तो वैल्यू 0 हो रही है या वैल्यू 1 हो रही है, दोनों के बीच की वैल्यूज नहीं आ पा रही। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ड्राइवर्स और कुछ नहीं बस दो वैल्यूज को कनेक्ट करने का मीडियम है। दो मंकीज के एग्जाम्पल से हमने ये भी समझा कि आप ड्राइवर्स को एक बार कॉपी करने के बाद 1000 बार पेस्ट कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके सीन में हजारों 3D ऑब्जेक्ट्स हों तो उन पे सिर्फ ड्राइवर्स लगाने से काम नहीं चलेगा। वहां आपको चाहिए सबका मालिक एक, और हमारे लिए वो मालिक है एक आर्मेचर, जिसको हम कंट्रोलर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट लेसन से हम एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे। अगले लेसन में मैं आपको अपने कार्टून कैरेक्टर की आर्मेचर और शेप कीज की हेल्प से रिगिंग करना सिखाऊंगा। रिगिफाई एड ऑन क्या है और उसका यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। रिगिंग के कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही होते हैं, बस बदलाव होता है तो इस चीज में कि एग्जैक्टली आप किस 3D मॉडल पे रिगिंग कर रहे हो। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 6th लेसन ऑफ मॉड्यूल 5। पिछले लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको दो मंकीज की हेल्प से ये बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यूज की हो सकती हैं उन पे ही ड्राइवर्स लग सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे एक मंकी की जेड लोकेशन की वैल्यू दूसरे मंकी के रोटेशन को ड्राइव कर रही थी। फिर मैंने आपको बताया कि जस्ट एक आर्मेचर को कंट्रोलर बना के उसके बोन प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाके बड़ी ही आसानी से कैसे आप हजारों 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ड्राइवर्स लगा सकते हो। ये लेसन पूरा का पूरा हम अपने कार्टून कैरेक्टर की रिगिंग के लिए डेडिकेट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोग मुझे फॉलो करते जाओगे वो तो ठीक है, लेकिन असल में मजा तब आएगा जब मैं आपको सभी स्टेप्स के रीजन बताता जाऊंगा। आईज और आईब्रोज के मामले में वेट पेंटिंग की एक बार फिर से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद इस बारे में भी बात कर लेंगे कि हिंज जॉइंट्स को प्रॉपर्ली डिफॉर्म कैसे करना है और हिंज जॉइंट्स पे ज्योमेट्री बढ़ाने की जरूरत पड़ती क्यों है। एक्सरसाइजेस में सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं कि आखिर कैसे अपने कार्टून कैरेक्टर को रिग किया जा सकता है। तो मैंने कार्टून कैरेक्टर वाली ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। इस ब्लेंड फाइल को डाउनलोड करने की लिंक आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में भी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं ऐड में जाके आर्मेचर ऐड कर लूंगा। इस कैरेक्टर को रिग करने से पहले यह कंफर्म करना जरूरी है कि ये कैरेक्टर जो रिग होने वाला है और आर्मेचर जिसकी हेल्प से हम रिगिंग करने वाले हैं ये दोनों ही वर्ल्ड ओरिजिन पे हों। साथ ही एन पैनल ओपन करके ये भी कंफर्म कर लूंगा
कि जो कैरेक्टर हम रिग करने वाले हैं उसका रोटेशन और स्केल अप्लाइड हो। अगर नहीं अप्लाइड है तो कंट्रोल ए दबा के अप्लाई कर लेना, ताकि मेरा आर्मेचर एकदम सामने दिखता रहे। उसके लिए मैं आर्मेचर को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके इन फ्रंट को टर्न ऑन कर देता हूं। अब टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा और गिज्मोज की मदद से इस बोन के हेड को इस कैरेक्टर की बेल्ट पे रख दूंगा। फिर इसकी पहली स्पाइन बोन बनाने के लिए टेल को पकड़ के ई और जेड कर दूंगा। फिर दूसरी स्पाइन बोन बनाने के लिए ई और जेड करके एक्सट्रूड कर दूंगा और नेक तक रख दूंगा। फिर एक लास्ट बार ई और जेड दबा के एक्सट्रूड करके इसकी टेल बोन को ऊपर हेड के टॉप तक ले जाऊंगा। रिगिंग करते वक्त मैंने एक चीज नोटिस की कि कैरेक्टर के हैंड्स काफी ज्यादा नीचे हैं, तो मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके टैब दबा के कैरेक्टर को सेलेक्ट करके एडिट मोड में चला जाऊंगा। ऑल्टे दबा के सब कुछ डीसेलेक्ट करूंगा और एल दबा के राइट हैंड, फिर एल दबा के लेफ्ट हैंड सेलेक्ट करूंगा। गिज्मोज की मदद से इसको रेड कलर तक जेड एक्सेस पे ऊपर ले जाऊंगा। फिर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाके ऑल्टे और ऑल्ट जेड दबा के राइट हैंड के पास में जाके बॉक्स सेलेक्ट एक्टिवेट करके वर्टिसेस को लेफ्ट साइड अंदर घुसा दूंगा और ऑल्टे से डीसेलेक्ट ऑल करके लेफ्ट हैंड की एंडिंग वर्टिसेस को राइट साइड घुसा दूंगा। वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा, आर्मेचर को सेलेक्ट करूंगा और एडिट मोड में चला जाऊंगा। फिर अपर राइट कॉर्नर में से एक्स मिरर के ऑप्शन को चालू कर लूंगा। नेक बोन्स के जॉइंट को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट ई दबा के मिरर एक्सट्रूड करूंगा तो हैंड की स्टार्टिंग तक रख लूंगा। फिर ई एक्स दबा के एक्सट्रूड करूंगा तो स्लीव्स तक रख लूंगा। फिर ई एक्स दबा के एक्सट्रूड करूंगा तो हैंड्स की एंडिंग तक रख लूंगा। फिर इसके मास्टर बोन के हेड को सेलेक्ट करूंगा, थाई की शुरुआत तक शिफ्ट ई दबा के मिरर एक्सट्रूड कर दूंगा। फिर ई जेड दबा के नीज तक एक्सट्रूड कर दूंगा। फिर ई जेड दबा के पैरों के एंड तक एक्सट्रूड कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले इसके जो हिंज जॉइंट्स हैं, यानी कि एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, उनको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा, उस तरफ जिस तरफ वो मुड़ते नहीं हैं। तो इसके नी जॉइंट को सेलेक्ट किया, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और जी वाई दबा के उस जॉइंट को लेफ्ट साइड मूव कर लिया। ऐसे ही टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, एल्बो जॉइंट को सेलेक्ट किया और जी वाई दबा के पीछे की ओर मूव कर लिया। इतना करते ही मेरी रिग 100% रेडी है और मैं पेरेंटिंग भी कर सकता हूं। तो टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, पहले कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के आर्मेचर को सेलेक्ट किया और कंट्रोल पी दबा के पेरेंटिंग विद ऑटोमेटिक वेट्स कर दी। अब यहां रिगिंग हुई या नहीं हुई यह पता करने के लिए एक एक करके मैं इस आर्मेचर की बोन्स को पोज मोड में चेक करता जाऊंगा और अगर कोई इश्यू आता है तो उसको रेक्टिफाई करता जाऊंगा। चूंकि मेरा कैरेक्टर का व्यू बेमतलब ब्लॉक हो रहा है, इसलिए इस आर्मेचर प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले तो मैं इसको स्टिक में कन्वर्ट कर लेता हूं। कंट्रोल टैब दबा के पोज मोड में चला जाता हूं और उसके बाद ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेड बोन को आर दबा के रोटेट किया, तो आईज और आईब्रोज को छोड़ के सब कुछ रोटेट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे गड़बड़ी है। गड़बड़ी यह है कि पेरेंटिंग ढंग से नहीं हुई है और ऑब्वियस ही बात है कि जब भी पेरेंटिंग ढंग से ना हो तो वेट पेंटिंग से सही हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हेड बोन का नाम है बोन.003।
फिर कंट्रोल टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके कैरेक्टर को सेलेक्ट करके वेट पेंट मोड में चला जाऊंगा। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके वर्टेक्स ग्रुप में जाके bone.003 को सेलेक्ट कर लूंगा और वेट पेंटिंग के कलर्स देखने के लिए सॉलिड मोड में आ जाऊंगा। सॉलिड मोड में आते ही मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जब मैंने bone.003 को सेलेक्ट कर रखा है तो आईज और आईब्रोज ब्लू हैं, यानी कि इन दोनों का वेट 0 है। बस अब मुझे इन दोनों का वेट 1 करना है, यानी कि इनको रेड करना है। तो ऊपर मैंने चेक किया कि मेरा ड्रॉ ब्रश ही सेलेक्टेड है। बस मैं आईज और आईब्रोज पे पुताई करने लग जाऊंगा। तब तक पुताई करता जाऊंगा जब तक ये रेड नहीं हो जाते। अब वापस अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाके आर्मेचर को सेलेक्ट करके पोज मोड में जाके हेड बोन को आर दबा के रोटेट करके चेक करूंगा तो आईज एंड आईब्रो साथ में मूव हो रहे हैं। इसका मतलब वेट पेंटिंग का ही लफड़ा पड़ रहा था और वो हमने सॉल्व भी कर दिया। फिर कलर्स अच्छे से देखने के लिए मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ जाऊंगा। उसके बाद फ्रंट ऑर्थो व्यू में रहते हुए ही फर्स्ट स्पाइन बोन को चेक करूंगा तो सब सही है। सेकंड स्पाइन बोन को आर दबा के चेक करूंगा तो सब सही है और थर्ड स्पाइन बोन को आर दबा के चेक करूंगा तो सब सही है। फिर राइट कॉलर बोन को चेक करूंगा तो सब सही है। हैंड बोन को चेक करूंगा तो सब सही है और फोर आर्म बोन को चेक करूंगा तो हिंज जॉइंट पे गड़बड़ी आ रही है, या फिर यूं कह लो कि डिफॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि डिफॉर्मेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे इनफ ज्योमेट्री नहीं है। इनफैक्ट किसी भी जॉइंट पे हमने ज्योमेट्री ऐड नहीं की है। कैरेक्टर के एडिट मोड में जाके अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोनों नीज पे भी इनफ ज्योमेट्री नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाके आर्मेचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब दबा के पोज मोड में आके इन लेग्स बोन को सेलेक्ट करके इनका मूवमेंट करके देखूं तो देखो कैसे आड़ा टेढ़ा मूवमेंट हो रहा है। प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा होगा और वो 100% रॉन्ग सॉल्यूशन ये है कि कंट्रोल टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, मैश को सेलेक्ट करो, टैब दबा के एडिट मोड में आओ और कंट्रोल आर दबा के इसके नी जॉइंट्स पे 4 या 5 लूप कट्स ऐड कर दो। आई कंप्लीटली एग्री कि यही सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये एक्शन हम काफी लेट ले रहे हैं। एक बार आपने कैरेक्टर की रिगिंग कर ली, या फिर यूं कह लो कि अपने मैश को अपने आर्मेचर से बाइंड कर लिया या पेरेंट कर लिया, तो उसके बाद अपने मैश में कोई भी बदलाव ना करो तो ही ज्यादा बेटर है। तो सही मायने में ये एक्शन हमें लेना कब चाहिए था? ऑब्वियसली पेरेंटिंग करने से जस्ट पहले। लेकिन हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 7th लेसन ऑफ मॉड्यूल 5। पिछले लेसन में मैंने आपको अपने कार्टून कैरेक्टर की रिगिंग करके दिखाई। उस प्रोसेस में जो सबसे बड़ी गलती हमने की वो ये कि हिंज जॉइंट्स पे कंट्रोल आर दबा के लूप कट लगाने से पहले ही पेरेंटिंग कर दी। लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया कि आर्मेचर को सेलेक्ट करते ही हम पोज मोड में आ जाएं और कैरेक्टर को सेलेक्ट करते ही हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं। इस सेटिंग को टर्न ऑन करने के लिए एडिट मोड में जाके लॉक ऑब्जेक्ट मोड्स वाले ऑप्शन को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। ये लेसन हम पूरा का पूरा डेडिकेट कर देंगे कार की रिगिंग करने में। इस प्रोसेस में साथ की साथ टिप्स बताता जाऊंगा कि कार के अलावा अगर कोई और व्हीकल हो तो उसके लिए भी सेटअप किस टाइप का होना चाहिए। ड्राइवर्स को एडिट करने के तरीके के बारे में भी हम बात करेंगे। एक बार आपको रिगिंग के फंडामेंटल समझ आ गए, उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप एडवांस्ड रिगिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने कार सीन वाली ब्लेंड फाइल ओपन कर ली और इस ब्लेंड फाइल को डाउनलोड करने की लिंक आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। कार की रिगिंग करने का पहला मेथड जब आप फॉलो करो तो याद रखना कि इस कार के सेटअप पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आउटलाइनर पैनल में भी कार कलेक्शन को ओपन करके दिखाऊं तो इस बात को याद रखना कि मेरा सेटअप कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि एक व्हील, दूसरा व्हील, तीसरा व्हील, चौथा व्हील और एक बॉडी, यानी कि टोटल 5 आइटम्स।
अगर मान लो इसी मेथोडोलॉजी का यूज करके आप 10 व्हील्स वाला ट्रक रिग करना चाहते हो तो भी सेम स्ट्रेटेजी है। 10 अलग अलग व्हील्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे और मेन बॉडी सिर्फ एक ही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस केस में कंफ्यूजन तब हो जाता है जब मैं बोलता हूं कि बॉडी एक ही होगी। किसी व्हीकल की बॉडी एक ही होगी इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा व्हीकल आपको कंट्रोल जे दबा के ज्वाइन करना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि बॉडी के रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट करना है और मेन बॉडी एक ही होगी, यानी कि ये सीट्स, स्टीयरिंग्स, गियर्स वगैरह होंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ही, बस इनको व्हीकल की मेन बॉडी के साथ पेरेंट कर देना है। एनीवेज, अब हमें चाहिए एक कंट्रोलर जो इस पूरी गाड़ी को चलाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम आर्मेचर को सेलेक्ट करके एज अ कंट्रोलर चूज करते हैं तो वो काफी ज्यादा एडवांटेजियस होता है। तो मैंने आर्मेचर ऐड कर लिया, जी दबा के गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर रख दिया और R90 और माइनस दबा के उसको रोटेट करके लिटा दिया। अब चारों व्हील्स को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके फिर बॉडी को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके फिर आर्मेचर को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल P दबा के ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन को चूज करके सिंपल पेरेंटिंग कर दूंगा। फिर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके इस बोन को रेड वाले गिज्मो की हेल्प से आगे पीछे करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी गाड़ी इस बोन के साथ साथ आगे पीछे मूव होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो ये कि सब कुछ कंप्लीटली अनरियलिस्टिक लग रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ी मूव होने के साथ साथ इसके व्हील्स रोटेट नहीं हो रहे। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा के समझने की कोशिश करोगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजी है और पिछले लेसन्स में मैंने आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने का तरीका बताया भी है। अगर आपको फिर से रिमाइंड करवाऊं तो चलो ये बताओ, ये व्हील्स रियलिस्टिक व्हीकल रोटेशन करेंगे तो एग्जैक्टली किस एक्सिस पे मूव करेंगे? अरे प्रोफेसर, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी एक व्हील को सेलेक्ट करके RY दबा के रोटेट करोगे तो सही से रोटेशन हो रहा है। वेरी गुड। अब ये बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि इस बोन की लोकेशन में किस एक्सिस पे चेंज करूंगा तो मेरी गाड़ी आगे पीछे होगी। प्रोफेसर ये भी बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे। तो बस अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या हम ये अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे कि इस बोन या आर्मेचर की एक्स लोकेशन की जो वैल्यू है वो इन व्हील्स की वाई रोटेशन की वैल्यू को कंट्रोल करे? ऑब्वियसली यस। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, आर्मेचर को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैनल के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में इसकी एक्स लोकेशन की वैल्यू पे राइट क्लिक करके कॉपी एज न्यू ड्राइवर कर लूंगा और उसके बाद फ्रंट लेफ्ट व्हील को सेलेक्ट करके उसकी वाई रोटेशन की वैल्यू पे पेस्ट ड्राइवर कर दूंगा। फर्दर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही बोन को अगर एक्स एक्सिस पे मूव करूंगा तो हमारा काम तो बन गया। व्हील तो मूव हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत स्लोली मूव हो रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लो कि स्पीड मैच नहीं हो पा रही। वेट वेट प्रोफेसर, हमको अच्छे से याद है कि आपने हमें ये तो सिखाया था कि ड्राइवर की हेल्प से किसी एक 3D ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे 3D ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कंट्रोलर का दूसरी वैल्यू पे असर कितना ज्यादा और कितना कम पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हम इस व्हील की स्पीड बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? आई एग्री कि ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाओगे। इतना तो आपको फील आ रहा होगा कि हमारा ड्राइवर सही से नहीं लगा है, इसलिए हमें ड्राइवर एडिट करना है। तो मैं व्हील को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर पे क्लिक कर दूंगा और मेरे पास ये सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगी जिसे मैं मूव करके 3D व्यू पोर्ट में भी रख सकता हूँ। अब मुझे ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई कर सकूं, तो उससे मेरे व्हील का रोटेशन भी मल्टीप्लाई होके फास्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, मैं ड्राइवर सेटिंग्स की ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एवरेज वैल्यू की जगह स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन को चूज कर लूंगा। यहाँ लोकेशन की वैल्यू ये जो मुझे दिख रही है, इस लोकेशन की वैल्यू को मैं जितनी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा व्हील उतनी ही स्पीड से रोटेट होने लग जाएगा। फिलहाल मुझे एग्जैक्टली ये तो पता है नहीं कि मेरा व्हील कितना धीरे है और कितना तेज करना है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है एक्सपेरिमेंटेशन का। सबसे पहले मैं 10 इंटू लोकेशन करके एंटर दबा देता हूं, फिर अपने माउस कर्सर को 3D व्यू पोर्ट में लाके बोन को एक्स एक्सेस पे मूव करके देखूंगा तो मेरा व्हील कुछ ज्यादा ही सुपर डुपर फास्ट हो गया। इतना तो हमें चाहिए ही नहीं था। फिर दोबारा व्हील को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर में जाके 3 इंटू लोकेशन करके देखता हूं। हाँ, ये स्पीड सही है, लेकिन अभी भी हल्का सा ज्यादा फास्ट हो गया है। तो फिर मैं दोबारा व्हील को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर में जाके 2.5 इंटू लोकेशन कर दूंगा। तो अब मेरा व्हील एकदम परफेक्टली मूव हो रहा है। उसके बाद रिमेनिंग 3 व्हील्स को सेलेक्ट करूंगा
और लास्ट में शिफ्ट दबा के उस व्हील को सेलेक्ट करूंगा जिस व्हील पे एक्सपेरिमेंटेशन कर करके ऑलरेडी मैं परफेक्ट ड्राइवर लगा चुका हूं। फिर कंट्रोल एल दबा के लिंक मेन्यू को ओपन करूंगा और लिंक एनिमेशन डेटा पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा करते ही जो एक ड्राइवर मेरे फ्रंट लेफ्ट व्हील पे लगा हुआ था वो ही ड्राइवर चारों के चारों पहियों पे कॉपी हो जाएगा। अब अगर मैं GX दबा के अपने आर्मेचर का मूवमेंट करता हूं तो बहुत ही आसानी से मेरी गाड़ी के सारे व्हील्स एकदम परफेक्टली रोटेट होंगे। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है वो ये कि इन व्हील्स के मूवमेंट की रिगिंग तो हमने कर ली, लेकिन इन व्हील्स के रोटेशन की रिगिंग इस मेथड से ना हो पाई। कंट्रोल ऑल्ट क्यू दबा के अगर मैं क्वाड व्यू ओपन कर लूं और फिर बोन को सेलेक्ट करके डिफरेंट व्यूज से दिखाने की कोशिश करूं तो अगर हम गाड़ी को मूव करते हुए रोटेट कर रहे हैं तो इसके व्हील्स रोटेट नहीं हो पा रहे। ऐसे ही केस में हमें एडवांस्ड रिगिंग और एडॉन्स की जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि रिगिंग करने से पहले व्हील्स प्लस वन ऑब्जेक्ट सेटअप बहुत जरूरी है। जैसे अगर साइकिल के 2 टायर्स हैं तो हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 टायर्स प्लस मेन बॉडी। मेन बॉडी को कंट्रोल जे से ज्वाइन नहीं करना है, पेरेंटिंग कर दोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। लास्ट में मैंने आपको यह भी बताया कि अगर ड्राइवर्स का इफेक्ट हमको मल्टीप्लाई करना हो तो एडिट ड्राइवर में जाके स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशंस को चूज करके वैल्यू को बस एक्सपेरिमेंट करते हुए मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट लेसन में हम इसी कार की एडवांस रिगिंग करेंगे। एक फ्री प्रोफेशनल एड ऑन की हेल्प से मैं आपको एडवांस रिगिंग का सेटअप बताऊंगा। उस एड ऑन का सेटअप जानने के बाद हम अपना ऑलमोस्ट सारा टाइम इस चीज में बिता देंगे कि आखिर किस तरीके से बोन्स को कस्टम शेप में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपको बोन के शेप में कोई बदलाव करना है तो सिंपली अपने कस्टम शेप को सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाके उसकी लोकेशन रोटेशन स्केल चेंज करोगे तो आपके बोन का कस्टम शेप भी चेंज होता जाएगा। अगर इस कस्टम शेप्स वाली कहानी को कंक्लूड करूं तो सिर्फ 3 स्टेप्स में आप चाहो तो अपने कार्टून कैरेक्टर की हेड बोन को या लेग बोन को या हैंड बोन को या स्पाइन बोन को किसी भी बोन को कस्टम शेप दे सकते हो। और वो सिंपलेस्ट 3 स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। स्टेप 1, जैसा शेप आपको चाहिए वैसा कस्टम शेप का 3D मॉडल क्रिएट करना है। स्टेप 2, जिस बोन को कस्टम शेप में कन्वर्ट करना है पोज मोड में जाके उस बोन को सेलेक्ट करना है। स्टेप 3, बोन प्रॉपर्टीज में जाके व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाके कस्टम शेप्स में जाके पिकर की हेल्प से उस कस्टम शेप को चूज कर लेना है। दैट्स इट। इस लेसन में सबसे पहले मैंने आपके सामने रिगा कार नामक एड ऑन इंट्रोड्यूस किया। उस एड ऑन की हेल्प से अपने व्हीकल की रिग जनरेट करने से पहले हमें नेमिंग कन्वेंशंस का और रोटेशन का ध्यान रखना है, ये भी बताया। फिर लास्ट में मैंने आपको कस्टम शेप्स क्रिएट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एनिमेशन की बात करेंगे। मुझे पता है कि 3D एनिमेशन वाले मॉड्यूल के लिए आप हाईली एक्साइटेड हो और फाइनली टाइम आ ही गया है उस मॉड्यूल का जिसका आपको डे 1 से इंतजार था। रिगिंग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए थे वो सब हमने इस मॉड्यूल में सीख लिए, लेकिन एनिमेशन वाले मॉड्यूल में यानी कि मॉड्यूल 6 में भी और मॉड्यूल 8 में भी कंटिन्यूअस बेसिस पे रिगिंग के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा।